मित्रों नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम और इसमें पढ़ने वाले हैं प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं। हमने 2 तंत्र पढ़े, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं, स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, विभिन्न अवस्थाएं यहाँ हम पढ़ेंगे प्रजनन की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो प्रावस्था आती है वो है युग्मक जनन। कौन सी आती है? युग्मक जनन। हमने रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था उस समय पढ़ा भी था हमने युग्मक निर्माण या युग्मक जनन। देखिए, जननों में स्थित जनन कोशिकाओं द्वारा, जननों में, ध्यान से सुनना इस बात को, जननों में स्थित जनन कोशिकाओं द्वारा, जननों में स्थित जनन कोशिकाओं द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमने उस समय ये पढ़ा था जनन क्या होता है। जनन मैंने गोनेड्स बताया था आपको। जनन नर में होते हैं वर्षण, और वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। जबकि मादा में होता है अंडाशय। और अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंडाशय से निर्माण किसका होता है? अंडाणु का। तो देखिए, जननों में यानी कि नर में वर्षण में, मादा में अंडाशय में स्थित जनन कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो देखिए, वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। तो वर्षण में शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, वर्षण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन। जबकि मादा में, किसमें अभी बात कर रहे थे अपन, यहां नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन, और मादा में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। तो याद रखना, युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं? नर के वर्षण में, या जनन कौन सा है नर में? वर्षण। वर्षण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। किसके निर्माण की प्रक्रिया को? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। जबकि दूसरा जो प्रकार है युग्मक जनन का, वो है अंड जनन। कौन सा है? अंड जनन। और अंड जनन किसे कहते हैं? देखो, माता में अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। क्या कहते हैं? अंड जनन। ठीक है, तो ये था पहली प्रावस्था, युग्मक जनन। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सेकंड प्रावस्था की। और सेकंड प्रावस्था होती है जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जब युग्मक बनने लगते हैं। तो जब युग्मक बनते हैं तो क्या होता है? निषेचन। तो सेकंड चरण अपन पढ़ेंगे। सेकंड प्रावस्था जो आती है वो आती है निषेचन। देखिए, अभी हमने पढ़ा था नरयुग्मक, और दूसरा कौन सा था? मादा युग्मक। नरयुग्मक कौन सा था? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन सा था? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु।
तो नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के आपस में संलयन की, परस्पर संलयन की जो प्रक्रिया है, संलयन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? निषेचन। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के परस्पर संलयन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान एक द्विगुणित संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है? द्विगुणित। और इस द्विगुणित संरचना को ही क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज में विदलन द्वारा क्या होता है? भ्रूण बनता है और भ्रूण का परिवर्तन व विकास होता है। तो नेक्स्ट चरण की बात करते हैं अपन, थर्ड चरण की बात। तो थर्ड चरण आता है इसका, तीसरी प्रावस्था आती है विदलन। कौन सी आती है? थर्ड प्रावस्था आती है इसकी विदलन। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था कि निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज में क्या होता है? विदलन होता है। तो जिसके दौरान जब युग्मनज में विदलन होता है तो मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ठीक है ना? जैसे देखो, पहले एक कोशिकीय होता है, फिर इसमें 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16। तो मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, तो इसमें होता है जैसे मोरूला अवस्था आती है। देखो ये विदलन, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, विदलन और विभाजन में अंतर है। विदलन का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन आकार नहीं बढ़ता, आकार। जबकि विभाजन में कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ आकार भी बढ़ता जाता है। तो मोरूला के बाद की जो अवस्था आती है वो होती है ब्लास्टुला, ठीक है? मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ठीक है? फोर्थ पे जब आता है, फोर्थ चरण की बात करता हूं, तो फोर्थ चरण आता है इसका आरोपण। कौन सा आता है भैया? आरोपण। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मादा में भ्रूण का रोपण जो होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय की कौन से स्तर से? एंडोमेट्रियम से, अंतः स्तर से। किसके माध्यम से? अपरा के माध्यम से होता है, ठीक है? तो देखो, भ्रूण का मादा के गर्भाशय से चिपकने की जो प्रक्रिया है, भ्रूण का मादा के गर्भाशय से, भ्रूण का गर्भाशय के अंतः स्तर से चिपकने की क्रिया क्या कहलाती है? आरोपण कहलाती है या रोपण कहलाती है, ठीक है? कितने चरण हुए? 4 चरण अपन ने पढ़े। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गर्भावधि। गर्भावधि, ठीक है? देखो, गर्भ में, गर्भ की अवधि, गर्भ काल, निषेचन से लेकर, कहां से लेकर? निषेचन से लेकर प्रसव तक की समयावधि को क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। देखो, निषेचन जब से होता है तो निषेचन से लेकर जन्म तक, जन्म लेने तक की जो समय अवधि है उसको क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। और मनुष्य में गर्भावधि कितने दिन की होती है? 270 दिन या 9 माह की होती है। माता के गर्भाशय में शिशु कितने माह तक रहता है? 9 माह तक रहता है। और जैसे ही परिपक्व होता है तो उसको प्रसव प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। लास्ट अपन पढ़ेंगे प्रसव। देखो, परिपक्व शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया, क्या करने की? जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। अंत में परिपक्व शिशु को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। सबसे पहले युग्मक जनन पढ़ा। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन का होता है जननों में होता है। नर में वर्षण की कोशिकाओं द्वारा, वर्षण द्वारा शुक्राणु निर्माण को
शुक्र जनन कहते हैं, और मादा में अंडा से द्वारा अंडाणु निर्माण को अंड जनन कहते हैं, और शुक्राणु व अंडाणु के आपस में संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है, द्वियुग्मी संरचना, इसमें क्या होता है, विदलन होता है। विदलन के पश्चात जब मोरुला ब्लास्टुला जब बनता है तो ब्लास्टुला का माता के गर्भाशय के अंत स्तर में रोपण होता है, चिपक जाता है। उस चिपकने को क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। किसके माध्यम से होता है, अपरा के माध्यम से होता है। लास्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपना बात करते हैं गर्भावधि की। देखो निषेचन से लेकर के प्रसव तक की समयावधि जो होती है उसको क्या कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। और लास्ट है प्रसव, जन्म लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रसव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानव तंत्रिका तंत्र। देखिए मानव तंत्रिका तंत्र, यहां दो तंत्र होते हैं, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र? ये देखो शरीर के विभिन्न अंगों उनके कार्यों का संतुलन बनाने का जो कार्य करता है, जो तंत्र हमारे शरीर में कार्य करता है। शरीर के जो संपूर्ण अंग हैं और उन अंगों के आपस में कार्य करने का जो संतुलन का जो निर्माण करता है, वो कौन सा तंत्र करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में, शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में समन्वय व संतुलन, शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन व समन्वय, या संतुलन व समन्वय बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाला तंत्र, संतुलन बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाला तंत्र, तंत्र ही क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखिए फिर से सुनना एक बात, किसे कहते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, है ना, समस्त कार्यों, विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में समन्वय व संतुलन बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण व समन्वय करने वाला जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और सेकंड भाग की बात करता हूं तो सेकंड भाग होता है यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो नाम से अपन को पता चल रहा होगा, केंद्र में जो रहता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधि पर बाहर की ओर जो कार्य करता है वो कौन सा तंत्र होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले मैं बात करता हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। यहाँ पे इसे देख रहा, देखो शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में समन्वय व संतुलन बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, दो भागों में बांटा गया तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मैं यहाँ बात करता हूं सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क, आता है मस्तिष्क
और मेरुरज्जु। हम इस तंत्र में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मेरुरज्जु पढ़ेंगे और मस्तिष्क पढ़ेंगे तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। देखो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको कहते हैं कपाल तंत्रिका। क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिका। ये कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती हैं उनको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। और इन मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। स्टूडेंट्स, मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात की है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किन किन के बारे में पढ़ा जाता है? एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। हम यहाँ मस्तिष्क पढ़ेंगे, मेरुरज्जु पढ़ेंगे। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। और ये तंत्रिकाएं देखो, मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती है उनको कहते हैं कपाल तंत्रिका। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जबकि मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती है उनको कहते हैं मेरु तंत्रिका और इनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। ये याद रखना, मेरु तंत्रिका 12 जोड़ी और कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका कितनी होती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट मैं यहां बात करता हूं परीदीय तंत्रिका तंत्र। देखिए स्टूडेंट्स, परीदीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है? 2 प्रकार की। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, ये भी 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। फर्स्ट तो होती है संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरी होती है प्रेरक। संवेदी तंत्रिका और दूसरी है प्रेरक तंत्रिका। इस संवेदी तंत्रिका को अभिवाही तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवाही। और इसको कहते हैं अपवाही। प्रेरक तंत्रिका को क्या कहेंगे? अपवाही तंत्रिका भी कहते हैं। अब क्या होती है देखिए, अपन बात करते हैं संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संवेदी तंत्रिका। देखो, ये जो तंत्रिकाएं हैं वो उद्दीपनों को उत्तकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। उद्दीपनों को अंगों से, या बात करें उत्तकों से, इसको क्या कहते हैं? अभिवाही भी कहते हैं, याद रखना। उद्दीपनों को अंगों से या उत्तकों से कहां तक ले जाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे अपन बात करें, अपना हाथ जब किसी गर्म वस्तु को छूता है, अपन किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो यहां से उद्दीपन, ये गर्म है ना, ये उद्दीपन है। ये संवेदी कोशिकाएं संवेदना को ग्रहण करके कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और वहां से जब उद्दीपन मिलता है इसके विपरीत, ठीक है ना, जब इसका उत्तर मिलता है तो इसको वापस लेकर अपन तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। ये किसके कारण होता है? ये उद्दीपन मस्तिष्क तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं? ये संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, या अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को अंगों या उत्तकों से ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, क्या कहलाती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करता हूं मैं यहाँ पे। दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं। कौन सा है? प्रेरक तंत्रिका। देखो, प्रेरक तंत्रिकाएं उल्टा काम करती है। यहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो उत्तर मिला, ठीक है ना, उसको कहां तक पहुंचाने का काम करती हैं? अंगों या उत्तकों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो देखो, वे तंत्रिकाएं जो
वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को, किसको, नियामक उद्दीपनों को अंगों या ऊतकों तक पहुंचाती है। फिर से सुनना, किसे कहता है, वे तंत्रिकाएं, मैं लिख देता हूं यहां पे कि वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को अंगों तक, संबंधित अंगों या ऊतकों तक पहुंचाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो हमने दो प्रकार के तंत्रिका पढ़ी, परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिकाएं संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, जबकि प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं वो नियामक उद्दीपन को, यानी कि उसके अंशवर को कहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग तक पहुंचाने वाली तंत्रिका प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट मैं यहां बात करने वाला हूं, देखो कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, देखो हमने पहले तीन तंत्र पढ़े होंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लेकिन यहाँ ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्टूडेंट्स हमने देखो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार पढ़े, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो तंत्रिकाएं हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यहां हम पढ़ेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क। तो स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही काफी है। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।